जिसको शायद आप एरोगेंस कह रहे हैं तनुजा साहब, वो कभी कभी उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकता है जो बाहर की दुनिया को एरोगेंस की तरह दिख सके। आप काजू साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि राजनय की दृष्टि से, मैं डिप्लोमेसी की दृष्टि से मैं सहमत हूं जो तनेजा साहब ने कहा। ईरान इज ए डिफिकल्ट कस्टमर, लेकिन हमें जो उनकी, मेरा ये मानना है कि जो उनकी एरोगेंस है उसको नजरअंदाज करना है, क्योंकि हमें अपने हितों की रक्षा करनी। और मैं मानता हूं कि जो बिसात आजकल बैठी हुई है उस बिसात में हमें बड़ी केयरफुली नेविगेट करके आगे चलना है। लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क है जिससे हमें डील करना ही करना, तो उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, वो एरोगेंट है तो उसको एक तरफ रखें, आगे मैनेज करिए। डिप्लोमेसी इज अबाउट मैनेजमेंट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सुनील गोयल आपके पास आएंगे और आउटसोर्सिंग के कुछ और मुद्दों पे चर्चा करना चाहेंगे, आपकी ओपिनियन चाहेंगे उस पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी फोकस में, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। ईरान, अमेरिका और भारत के त्रिकोण पर। स्वागत है फोकस में आपका। सुनील गोयल साहब आपके पास आ रहा हूं मैं, मुद्दा वही आउटसोर्सिंग का लेके। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आउटसोर्सिंग का डिफेंस किया था कि कैसे वो अमेरिकी कंपनियों के लिए भी आवश्यक है, उनको कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए। भारतीय इकोनॉमी में तो जो उसकी भूमिका है उसको आपने अच्छी तरह से बखूबी समझाया ही था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी काजू साहब ने कहा, तनेजा साहब ने कहा कि ईरान के आवाम को जोड़ के रखना, उसी तरह से अगर अमेरिकी आवाम को आपको जोड़ के रखना है तो उसको कहीं ना कहीं आपको समझाना पड़ेगा कि आउटसोर्सिंग उस आवाम के हित में किस तरह से, कैसे वहां पे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से। तो क्या इंडियन कंपनीज को भी इस बारे में कुछ ऐसे जेस्चर्स करने चाहिए या कुछ ऐसी डिप्लोमेटिक मुहिम छेड़नी चाहिए जिससे कि वहां के लोग आश्वस्त हों कि हमारी नौकरियां जा नहीं रही हैं, मतलब हम हिंदुस्तानी मिलकर इस पर आपस में बात करते रहेंगे, उसको कोई लाभ है नहीं। वहां के लोग कन्विंस होने चाहिए कि उनके सबके फायदे का सौदा है। उस एंगल से बात करते हैं तो वो इनिशिएटिव ऑलरेडी कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया है। अगर हम देखें तो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं जो कि जिनकी डिपेंडेंसी की आउटसोर्सिंग पे ज्यादा है, तो आज की डेट में अगर आप एक कंपनीज है, विप्रो है, इन्फोसिस है, या इस तरह की जितनी है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, ये जितनी कंपनीज हैं वो अमेरिका में बात कर रही हैं कि वहां पे वे कुछ हजार लोकल अमेरिकन को नौकरी देंगी। तो ये एक इनिशिएटिव्स है। उसी तरह अगर आप मेटल की कंपनीज देख रहे हैं तो अगर आज की डेट में टाटा या मित्तल जाके एक्विजिशंस करते हैं और एक्विजिशन करके लोकल लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, तो एक तो ये बात तो हर कंपनी को समझ में आ रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंडिया से लोगों को अमेरिका में ले जाइए और वहां बिठा के काम करवाइए और बीच का मार्जिन आप प्रॉफिट कमाइए। तो उस चीज को तो हर कंपनी ने, आप बोलिए, फंडामेंटल तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, जो भी काम लोकल मार्केट में होगा, यानी जो भी कंपनीज को अमेरिका ज्योग्राफिकल प्रेजेंट करना है कि अगर अमेरिका में इतने लोग रखने हैं तो उनके लिए तो ये टास्क मैंडेटरी हो गया है कि वो लोकल एम्प्लॉय करें, वो H1 वीजा करके या कोई भी करके यहां से लोगों को ना भेजें और उसके डिफरेंस ऑफ द मार्जिन जो होता है उसको ना ऑन करें। दूसरा, जो आउटसोर्सिंग की बात हो रही है कि जो वहां पे वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी कंपनी आउटसोर्स करती है जॉब को दूसरी कंट्रीज में, उसकी वजह से नौकरियां जा रही है। मैं बोलता हूं कि आउटसोर्सिंग की वजह से नौकरियां नहीं जा रही है, हर कंपनी अपनी एक कॉस्ट का पर्पस देखती है। तो एक तो इनिशिएटिव ये है कि हम लोकल लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट देंगे, और जब लोकल अवेलेबिलिटी बढ़ती है लोगों की किसी भी कंट्री में, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो या कोई भी मार्केट हो, तो वहां पे हर एम्प्लॉय की जो एक तनख्वाह होती है, जो मंथली तनख्वाह होती है, जो कि आज की डेट में भी अगर डिफरेंस देखें इंडिया का और अमेरिका का या इंडिया का या यूरोप के मार्केट का देखें, तो ऑलमोस्ट 4 गुने का डिफरेंस है। और उस 4 गुना के डिफरेंस को कम करने के लिए कंपनीज बोल रही है कि आप आइए, कॉस्ट इफेक्टिव, अगर आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए सैलरी पर, एज पर द एक्सपेक्टेशंस लीजिए, जो भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उतनी सैलरी हम देंगे, आप आइए और हमारे यहां काम कीजिए। क्योंकि उससे कंपनीज की अगर आप देखेंगे तो हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि वो लोकल एम्प्लॉय करें या बाहर से लोग लेके जाए। अगर उनको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है तो लोकल एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। बट एक जो लार्ज चंक है, जो कि बहुत बड़ा चंक है, जो कि आउटसोर्स होता है, जहां पे कि इंडिया में लोग बैठ के काम करते हैं और यहां पे एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि हमारे यहां स्किल्स अवेलेबल है। क्योंकि आज की डेट में जाके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप 50,000 या 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके आप अमेरिका में ढूंढेंगे तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ही मुद्दा नहीं है, आपके यहाँ रिसोर्स अवेलेबिलिटी की भी अवेलेबिलिटी है। काजू साहब, बहुत संक्षेप में कि अगर हम आगे आने वाले दिनों में ईरान के साथ हमारी एंगेजमेंट किस तरह की होनी चाहिए? क्लियरली हमने एक स्टैंड तो ले लिया है।
हमारी इंगेजमेंट दो पहलू की होनी चाहिए। पहली कि जहां तक न्यूक्लियर हथियारों का जो मामला है उसमें हमें साफ ये जो अभी हमने नीति अपनाई है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई और देश के पास न्यूक्लियर हथियार हो, वो अब हमें प्रत्यक्ष रूप से कह देना चाहिए और जोर लगा के कहना चाहिए। दूसरे, राजनयिक और आर्थिक संबंधों में हमें कमी नहीं करनी चाहिए, चाहे हम पर कहीं का भी प्रभाव आए। ठीक है। और तनेजा साहब, एक लार्जर तस्वीर का मैं टिप्पणी चाहूंगा आपसे संक्षिप्त में आखिर में कि एनर्जी सिक्योरिटी इतना पॉपुलर जुमला हो गया था बीच में, इन दिनों कुछ कम सुनाई दे रहा है। या क्या ये सही है बात कि गलत, या क्या कैसे हम टैकल कर रहे हैं उसको? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप हमारे सरकार के बिल्कुल शिखर पे देखिए तो काफी बड़ा उस पर जो है सरकार गौर कर रही है। और अभी पिछले दिनों जो नए कई स्टेप्स लिए गए उसमें एनर्जी सिक्योरिटी का स्पेस लगभग 25% है। हमारी कूटनीति में एनर्जी सिक्योरिटी बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। और देखिए, अब हमको ये समझना होगा कि अगर ईरान को लेकर के युद्ध होता है, चाहे वो युद्ध जो है इत्तेफाक से हो जाए कि किसी जहाज को गलती से डुबो दिया जाए, या इजराइल जो है वहां पे कुछ खुराफात कर दे या कोई शुरुआत कर दे, नतीजा क्या होगा? अगर ईरान के ऊपर युद्ध होता है या ईरान पे हमला होता है, ईरान उस हमले के 15 मिनट के अंदर सऊदी अरब पे हमला कर देगा। इससे पहले कि वो इजराइल की तरफ देखे, वो पहले सऊदी अरब पे करेगा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब पूरी दुनिया के लिए तेल के मामले में अहम है। सऊदी अरब के जो तेल के ज्यादातर भंडार है वो ईरान से 15 मिनट का रास्ता है, वहां से सिर्फ 15 मिनट का, बिल्कुल उनके बॉर्डर पे है, पर्शियन गल्फ में। तो ऐसे हालातों के अंदर अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो तेल की कीमतें रातों रात $200 पहुंच जाएंगी। और अगर $200 कीमत पहुंचती है पर बैरल तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल जाएगी, ईयू की अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल जाएगी, और भारत चीन जो है वहां तो अर्थक्वेक आ जाएगा। तो कुल मिला के सबसे बेहतर सोल्यूशन या सबसे आवश्यक बात यह है कि किसी भी तरह से अमन चैन बना रहे और एंगेजमेंट डायलॉग के उसमें भारत को रोल प्ले करना चाहिए, भारत को रोल प्ले करना चाहिए कि इस मसले को लेकर युद्ध न हो। आप तीनों कार्यक्रम की इस चर्चा में शामिल हुए हमारी अमेरिका, भारत और ईरान पे, आपका बहुत शुक्रिया। और आप सभी ने जिन्होंने इस प्रोग्राम को देश के सबसे बड़े टेलीविजन न्यूज नेटवर्क पे और आपके अपने चैनल पे देखा, आपका भी आभार। कल इसी समय मुलाकात होती है, एक बार फिर एक नए विषय के साथ फोकस में चर्चा करेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार और शुभ रात्रि।